ओके प्यारे बच्चों, चलिए एक बार फिर से मैं सोमेश्वर पांडे। बीच में थोड़ा सा कुछ दिनों का गैप हो गया था, लेकिन अभी हम फिर कंटिन्यू आपके साथ रहेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आपको ये समझना है कोलिजन क्या है। कोलिजन मतलब होता है टक्कर। कोलिजन मतलब एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ जब कोलाइड करे, टकराए, तो उसे हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है। अब सवाल यहां पर है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक रिएक्टेंट मालिक्यूल के बीच में कोलिजन न हो। जब रिएक्टेंट मालिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन उसके कई बैरियर हैं। धीरे धीरे हम यहां पर सीखेंगे कि कोलिजन थियरी होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कोलिजन होने के बाद में रिएक्शन पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है। वो कौन से कंडीशन है जिसमें रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वो सारी बातें अपने इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस टॉपिक के बाद में एक और अच्छा सा टॉपिक आएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, या फिर दूसरे भाषा आप कह सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। वो सारी बातें अपने धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमारा आज का टॉपिक कोलिजन थियरी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कोलिजन थियरी दिया किसने था? तो कोलिजन थियरी इज गिवन बाय विलियम लुइस एंड मैक्स ट्रॉज। यानी जो विलियम लुइस और मैक्स ट्रॉज थे, उन्होंने कोलिजन थियरी दिया था, टकराने का सिद्धांत दिया था। ठीक है। उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक रिएक्टेंट मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड न हो। यानी कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल व्हेन देयर आर नो कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मालिक्यूल। यानी रिएक्टेंट मालिक्यूल के बीच में अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या माना कि उन्होंने माना कि ये जो आपके रिएक्टेंट हैं वो है हार्ड स्पेयर। रिएक्टेंट मालिक्यूल क्या है? हार्ड स्पेयर है। और ये जो हार्ड स्पेयर रिएक्टेंट मालिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ जब कोलाइड होंगे तो रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है। उसके बाद में आप ऐसा कह सकते हैं कि दिस थियरी डिपेंड ऑन द काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। छोटा सा सिंपल सा आपको बात बताएं, सीधा सा। कोलिजन थियरी इज गिवन बाय विलियम लुइस एंड मैक्स ट्रॉज। This theory is depend on the kinetic theory of the gas. According to this theory, it is assumed that the reactant molecule are taken as hard sphere. मतलब इस सिद्धांत यानी इस थियरी ये बताती है, ये कहती है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट मालिक्यूल है वो हार्ड स्पेयर है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस थियरी रिएक्शन इज पॉसिबल व्हेन द रिएक्टेंट मालिक्यूल आर कोलाइड। इस थियरी के हिसाब से रिएक्शन तभी हो सकता है जब रिएक्टेंट मालिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या हो? कोलाइड हो। ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन इन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकेंड में, इकाई आयतन में, एक सेकेंड में रिएक्टेंट मालिक्यूल के द्वारा कोलाइड किए गए नंबरों की संख्या को हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि संघट्ट आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसको हम शो करते हैं Z से। ठीक है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। यहां पे सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्टेंट है A और दूसरा रिएक्टेंट है B, और यहां पे प्रोडक्ट बन गया आपका P। ओके, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। हमने आपको बताया कि कोलिजन के हिसाब से A और B के बीच में कोलिजन होना चाहिए। नंबर ऑफ कोलिजन इन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किससे शो कर रहे हैं? Z से शो कर रहे हैं। अब ये कोलिजन किसके बीच हो रहा है? A और B के बीच हो रहा है। तो आप यहां लिख सकते हैं A B E के पावर EA बाई RT, और यहां हम लिख देते हैं K। देखो एक बात आपको बताएं कि जो कोलिजन थियरी है और जो आर्हेनियस थियरी है वो दोनों एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, आर्हेनियस थियरी में अगर आप जाते हैं तो यहां हो जाएगा आपका K इज इक्वल टू A E के पावर EA बाई RT। अब देख पा रहे हैं ZAB कोलिजन फ्रीक्वेंसी, A इज आल्सो नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। A इज द आर्हेनियस कांस्टेंट,
ZAB, अभी आप देखो ZAB किसके पहले आया है, E के पहले आया है। जो E है वो है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट के पहले जो आता है उसे हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब दोनों के केस में आप देख रहे हैं कि यहां पे भी ये E है और यहां पे भी E है, बाकी EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ी देर बाद हम आप डिस्कस करेंगे कि EA क्या है। अच्छा, ZAB is known as collision frequency between A and B. ZAB is also known as pre-exponential factor. A Arrhenius constant. It is also known as frequency, collision frequency, और इसी A को हम कह सकते हैं क्या, pre-exponential factor. K दोनों में सेम है, that is known as rate constant. E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि इन्होंने ये माना है कि कोलिजन मतलब होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो कोलिजन होने के लिए हम कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सपोज दैट हम ले लेते हैं डिसोसिएशन ऑफ HI मॉलिक्यूल, डिसोसिएशन ऑफ HI मॉलिक्यूल। अब HI मॉलिक्यूल को हम डिसोसिएट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा ध्यान रखना है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब संक्रमण ऊर्जा और दूसरा होता है देहली ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल में पहले से ही मतलब द एनर्जी व्हिच आर स्टोर इनसाइड द मॉलिक्यूल फॉर द कोलिजन, यानी कोलिजन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर पहले से कुछ न कुछ एनर्जी रहती है। अगर सपोज दैट आपको पता है, आप काइनेटिक थियरी आप गैस पढ़े हैं, तो किसी कंटेनर में अगर गैस है तो सभी गैसों के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है, वो जो काइनेटिक एनर्जी में रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर से उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो आपने देखा, आपको बताया गया था बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो आपका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, उसमें आपने बिल्कुल देखा होगा, गैसेस स्टेट में बिल्कुल आया हुआ है। ठीक है, तो वो जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसमें किसी की एनर्जी बहुत हाई होती है, किसी की एनर्जी लो होती है, किसी की एनर्जी क्या होती है, एवरेज होती है। इसका मतलब है कि उन सभी मॉलिक्यूल्स के पास कुछ न कुछ अंदर एनर्जी है। द मिनिमम एनर्जी स्टोर इनसाइड द गैसेस मॉलिक्यूल, इनसाइड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द मिनिमम एनर्जी present inside the minimum energy store inside the reactant molecule for the collision, that energy is known as a threshold energy। ध्यान से समझिएगा कि किसी भी गैसेस यानी किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर उतनी मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को हम कह देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। चल, अब मान लेते हैं कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स के पास है। अब मॉलिक्यूल्स के पास है तो एक बात और ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्शन बैरियर यहां पे आता है। अब डायरेक्शन बैरियर क्या है, सपोज दैट मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि मान लेते हैं कि एक परफेक्ट कोलिजन नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे ले लिया है ए और यहां पे ले लिया हमने बी, ठीक है। अब ये हो गया आपका हार्ड स्पेयर। अब मान लीजिए कि हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो है ए और इस तरह हो गया हमारा क्या, बी। अब देखो इसके पास एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसके पास भी थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कोलिजन के लिए दोनों के दोनों मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि ये यहां से टकरा गया, इसका कोलिजन हुआ, लेकिन कहां से कोलिजन हुआ, सेंटर से कोलिजन हुआ। अब हमें जरा बताइए कि अगर सेंटर से कोलिजन हुआ तो क्या कोई प्रोडक्ट बनने वाला है? नहीं, पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि यहां से ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट ए के साथ कोलाइड हुआ, ए वाला पार्ट ए के साथ कोलाइड हुआ, यानी ए वाला पार्ट ए के साथ कोलाइड हुआ, यानी कि जो ए वाला पार्ट है वो ए के साथ कोलाइड हुआ, लेकिन बी वाला पार्ट बी के साथ कोलाइड नहीं हुआ, तो भी आपको प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट मिलने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ साथ उस जो मॉलिक्यूल है उसका कोलिजन, उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। उनका जो डायरेक्शन है, कोलिजन होने का जो डायरेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तब जाकर के जब आपके पास यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके पास में मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी उसके पास अंदर कुछ न कुछ एनर्जी है कोलिजन होने के लिए, आपको पता वो एनर्जी ऑलरेडी रहेगी, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, वो लेफ्ट टू राइट यानी रैंडम मोशन करते रहते हैं। ड्यूरिंग रैंडम मोशन एक गैसियस मॉलिक्यूल यानी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। अब ये जो कोलिजन चल रहा है उस कोलिजन के बाद में बनता है प्रोडक्ट।
अब सवाल यहां पे होता है कि कोलिजन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर होता है, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए कोलिजन हो गया तो कोलिजन के बाद एक बीच में एक स्टेट आता है जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस चलता है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर में हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। यानी कि वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को, यानी कि जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जहां पे बॉन्ड बनने और बॉन्ड ब्रेक होने का प्रोसेस चल रहा है, कोलाइड होने के बाद, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कोलाइड होने के बाद में वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, वहां तक के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, कोलिजन होने के बाद किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए या उस रिएक्टेंट को कौन सी स्टेट पे पहुंचाना है, एक्टिवेटेड स्टेट पे पहुंचाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, उसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आइए थोड़ा सा हम ग्राफ से समझते हैं और इसके साथ साथ आपको फिगर से एग्जांपल लेकर के बताते हैं डिसोसिएशन ऑफ HI। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इस फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं। देखिए, एवरी कोलिजन चेंज इनटू प्रोडक्ट इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि सभी कोलिजन प्रोडक्ट बनाए ये जरूरी नहीं है। अभी क्या क्या कंडीशन है वो आपको ध्यान से समझना है। जैसे सपोज दैट हमने यहां पे लिया है HI का डिकम्पोजिशन, HI जब ब्रेक डाउन होगा तो H2 और I2 में जाएगा। हमने यहां पे क्या लिया, 2HI है तो HI और HI, बीच में क्या लगाया हमने, प्लस लगाया। ओके, अब इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये दोनों जो रिएक्टेंट है HI और HI, इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कुछ न कुछ, उसके अंदर कुछ न कुछ क्या है, एनर्जी है। वो एनर्जी है कोलिजन होने के लिए। तो कोलिजन होने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी होता है उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। चलो, अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जब ये कोलाइड हुए तो ये पहुंच गए किस स्टेट में, ये है ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को हम कह देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इसी को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलिजन होने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर आफ्टर कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, अभी जब एक्टिवेशन एनर्जी आप दे देते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि ये रिएक्टेंट हमेशा चेंज हो जाता है, किसमें, प्रोडक्ट में। तो आप ऐसा कह सकते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर द रिएक्टेंट आफ्टर कोलिजन टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। आपको समझ में आ चुका होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। अब जरा से देखिए, अब यहाँ पे जो एक्टिवेशन, ये जो स्टेट है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं, या फिर इसी को हम कह देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब ये यहाँ पर पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता। स्टेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड मेक हो रहा है। अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। अगर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो किधर चला जाएगा, ये रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इस स्टेट पे कोई भी केमिकल रिएक्शन रुकता नहीं, बल्कि ज्यादातर क्या हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, यानी रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब जरा से देखिए कि यहां पर H और I के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, HI के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, HH के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, HI के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। यही वो शॉर्ट लिव्ड स्टेज है। इसके बाद ये किस में चला गया, H और H के बीच में बॉन्ड बन गया, I के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये बन गया आपका H2 और I2। मतलब यहां पे क्या हो गया कि HI का कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो गया, किसमें, H2 और I2 में। जरा देखिए, मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि कोलिजन भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। कोलिजन भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए तो ही प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में आपने एक्टिवेशन एनर्जी दिया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है। आइए हम आपको एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे देखिए,
हम करा रहे हैं HI का डिकम्पोजिशन, तो आप देख पा रहे हैं कि ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया। यहां पे HI, यहां पे भी HI, यहां पे HI था तो यहां पे हमने क्या कर दिया, I और H कर दिया। देखिए हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वही लिया, HI लिया, लेकिन HI रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का हमने ओरिएंटेशन बदल दिया। इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद इनके पास में हमने एनर्जी दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑलरेडी एटमॉस्फेयर से ले लेता है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है और कमरे का तापमान क्या है, कमरे का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, यानी कमरे का एनर्जी ज्यादा है और उस रिएक्शन को होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो कम है। इसका मतलब है कि आपको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ऑटोमेटिक वो रिएक्शन जो है वो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर या एनर्जी ले करके किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसके लिए कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका एक्टिवेटेड एनर्जी यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। इसका मतलब क्या है कि कमरे का जो एनर्जी यानी कमरे का जो तापमान है वो उस रिएक्टेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है कि वो किस में चला जाए, प्रोडक्ट में चला जाए, क्योंकि प्रोडक्ट में जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और उस रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। कमरे के तापमान में जो एनर्जी है यानी कमरे के रूम टेम्परेचर जो है या रूम की जो एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम उस रिएक्शन को कराने के लिए हम एनर्जी देते हैं, तब जाकर के वो रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप हमारे यहाँ हिसाब से समझ गए होंगे कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कमरे के तापमान पे कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो रिएक्शन ऑटोमेटिक बाहर से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेकर के प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो होते ही नहीं है, कोलिजन तो होते हैं लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वहां पे इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है को प्रोडक्ट में जाए, इसलिए उस रिएक्शन को हमको एक्टिवेशन एनर्जी देनी होती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ओरिएंटेशन की। HI IH दोनों को अगर देखा जाए तो हमने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। पहले मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन जैसा था वैसे ही है, दूसरे मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन पहले वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। फिर आपके दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए, कोलाइड हुए। कोलाइड होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर HI के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, HI के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये देख लो आप। फिर लास्ट में क्या हो रहा है कि वापस HI के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फिर I और H के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट था वही आपका क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी था लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी प्रॉपर नहीं मिलेगा, जो आप चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रूटफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, एवरी कोलिजन चेंज इनटू प्रोडक्ट इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? हो सकता है कि कोलिजन होने के बाद में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो वो प्रोडक्ट नहीं देगा, इसके लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। तो एवरी कोलिजन चेंज इनटू प्रोडक्ट इट इज नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन हो गया। दूसरा, मान लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में है, वो कोलिजन भी हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी भी सफिशिएंट है, रूम टेम्परेचर पे अच्छा है, लेकिन अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि उनका जो ओरिएंटेशन है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो कोलाइड होने का ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कुछ स्पेशल बातें जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव मिनिमम एनर्जी फॉर द कोलिजन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव मिनिमम एनर्जी फॉर द कोलिजन, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर कोलिजन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी सफिशिएंट होना चाहिए। एक्टिव कोलिजन थियरी क्या बताता है कि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके पास में देहली यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी भी सफिशिएंट होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी भी सफिशिएंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलिजन चल रहा है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलाइड इन ए प्रॉपर मैनर, प्रॉपर वे। अगर ये तीनों बातें
सही हैं, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में थ्रेशोल्ड एनर्जी है, सफिशिएंट अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी है, और जो कोलिजन चल रहा है वो भी प्रॉपर ओरिएंटेशन में चल रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको परफेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। ये कोलिजन थियरी बताती है। अब सवाल यहां पर है कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कोलिजन थियरी का यूज क्या है। तो आपको मैं बता दें कि ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो एटमॉस्फेयर में नहीं हो रहे हैं। मीन्स एनी केमिकल रिएक्शन विच कैन नॉट कंप्लीट इन आवर एटमॉस्फेयर, विच कैन नॉट कंप्लीट इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थियरी। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में है, रिएक्टेंट एक दूसरे के पास है, रिएक्टेंट एक दूसरे के क्लोज है, लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को आप कोलिजन थियरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ना हो, इट मे बी पॉसिबल उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी ना हो, इट मे बी पॉसिबल उनका जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर ना हो। ये तीनों कंडीशन अगर नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके रिएक्टेंट पास होके भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है, दोनों गैसें एटमॉस्फेयर में है, और वो भी लेस नहीं हाई अमाउंट में है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और ये दोनों मेजर गैसें हैं, ये दोनों नेचुरल गैसें हैं। अब ये दोनों गैसें एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, यानी कि दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और उनके पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो कमरे के तापमान पे पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी तो है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, इसलिए अब वो एक दूसरे के साथ रह के भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो रिएक्शन होता है वो अबव 2000 केल्विन टेम्परेचर। अब सवाल ये है कि क्या कमरे का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है या आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है? नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी तो है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि जब सपोज दैट कोयला है, पेट्रोलियम है, आपको पता है कि सारे पेट्रोल जो है वो भी हमारे नेचर में रहता है, कोयला जो है वो भी हमारे नेचर में है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कोयला हो, पेट्रोल है, ये सभी हमारे नेचर में है, और उनको बर्न करने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है वो भी क्या है, ऑक्सीजन। जो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है वो भी एटमॉस्फेयर में है, लेकिन कोयला ऑक्सीजन साथ रह के भी बर्न नहीं करते, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाते, यानी उनके बर्निंग प्रोसेस नहीं होता। पेट्रोल के साथ भी ऐसा होता है। अभी उनके बीच में रिएक्शन कराने के लिए हमें कुछ न कुछ इनिशिएटर, यानी बाहर से कुछ न कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। सपोज दैट पेट्रोल है, ऑक्सीजन है, लेकिन हम क्या मारते हैं, मैच स्टिक। मैच स्टिक का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो भी है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हम माचिस में देते हैं, तो माचिस बंद करने लगता है, फिर वो कंटिन्यू बंद करता जाता है। तो हमारा ये मतलब है कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी, यानी कोलिजन थियरी से आप ये बता सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसमें रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं, फिर भी उनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है। इन सभी रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन हम कोलिजन थियरी से कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि कोलिजन थियरी का लिमिटेशन क्या है। कोलिजन थियरी का सिर्फ एक ही लिमिटेशन, सवाल यह है कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोलिजन थियरी के अकॉर्डिंग ये सपोज कर लिया गया है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो है हार्ड स्पेयर। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग हमने आपको बताया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इस थियरी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, हार्ड स्पेयर है। लेकिन सच्चाई ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हार्ड स्पेयर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स का अपना एक शेप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और उनका जो शेप है और स्ट्रक्चर है वो किसके थ्रू डिसाइड होता है, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डिसाइड होता है। और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, जैसे सपोज दैट sp है, sp हाइब्रिडेशन है, तो आपको पता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है। मतलब इस थियरी के हिसाब से सपोज कर लिया गया है कि
जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर है, जबकि ऐसा नहीं है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर नहीं है और उनका अपना एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है बाय द हाइब्रिडाइजेशन। मैं समझता हूं कि आपको ये कोलिजन थियरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बाद में हम आपको एक और आइडिया दे देते हैं। जैसे सपोज दैट यहां पर आपका है के, या फिर आप यहां ले सकते हैं रेट, तो रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी इंटू ई ए के पावर ई ए बाई आर टी। अब आप सोच रहे होंगे कि पी क्या है। पी इज नोन एज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर आप अच्छे समझते होंगे। जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बताती है, संभावना बताती है कि रिएक्शन फिजिबल है या फिर फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका है, इसके पहले हमने आपको बताया था रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई के पावर ये बाई आर टी। तुम्हारे हिसाब से आप लगभग सभी बातों को समझ गए होंगे। जेड ए बी जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, पी है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ई एक्सपोनेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है। तो यहाँ पे एक और फैक्टर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसके हिसाब से आप जान सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि रिएक्शन फिजिबल है या फिर नॉट। इसकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपको बताएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोलिजन थियरी ऑफ द रिएक्शन अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आर्हेनियस थियरी हम लेके आएंगे। और तब तक के लिए आपको थैंक यू।